आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है? वह अंग तंत्र जो शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करता है और उसमें बने हुए अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में मदद करता है। उसे हम रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, सारा जो भी मटेरियल, जो पोषक तत्व है वो बॉडी में या बॉडी की कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए या उनसे जो अपशिष्ट पदार्थ बने हैं या कार्बन डाइऑक्साइड है उनको वापस भेजने के लिए एक तंत्र बना हुआ है जिसके माध्यम से ये सारी चीजें संचरित होती हैं, उसे हम कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। आगे देखेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र के दो प्रकार होते हैं, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। पहला होता है खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त जो बहता है वो किसी नली में नहीं बहता या किसी नलिकाओं में नहीं बहता या रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता, ऐसे ही खुला ही पूरे शरीर में बहता है। ऐसे तंत्र को खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, बंद परिसंचरण तंत्र कौन सा होता है? बंद परिसंचरण तंत्र वह तंत्र है जो शरीर की नलिकाओं में रक्त बहे, ऐसे परिसंचरण तंत्र को बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। एक बार हम इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। देखिएगा, ये होते हैं अकशेरुकी। अकशेरुकी जंतुओं में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, यानी इनमें रक्त के बहने के लिए वाहिकाएं नहीं होती हैं। आर्थ्रोपोड्स में, मोलस्का में, यानी आर्थ्रोपोड संघ है, मोलस्का संघ है, इसके जो जंतु हैं उनमें एक चीज और है, इनकी देह गुहा को क्या कहते हैं? हीमोशील। इस चीज को याद रखिएगा, देह गुहा को, यानी खुले परिसंचरण तंत्र की देह गुहा को क्या बोलते हैं? हीमोशील। ठीक, इसका जो रुधिर होता है, यानी इसमें जो ब्लड होता है उसका नाम होता है हीमोलिम्फ। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, उसमें जो ब्लड होता है उसको बोलते हैं हीमोलिम्फ। किसके? आर्थ्रोपोड्स की, मोलस्का की या फिर अकशेरुकी जंतु। अकशेरुकी जंतु कौन से होते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। अब देखेंगे बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र हम आपको बता चुके हैं कि जो वाहिकाओं में जिसमें रुधिर बहे वह परिसंचरण तंत्र बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसके उदाहरण है कशेरुकी जंतु। कशेरुकी जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है या स्तनधारी भी बोल सकते हैं। कुछ विकसित अकशेरुकी, बाकी सभी अकशेरुकी जंतुओं में खुला तंत्र होता है, लेकिन कुछ विकसित अकशेरुकी हैं जिनमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है, जैसे कि संघ एनीलिडा। संघ एनीलिडा। इतना क्लियर हो गया? दोनों प्रकार। परिसंचरण तंत्र के अब घटक देख लेंगे। परिसंचरण तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? इसके 3 घटक होते हैं। पहला है हृदय। हृदय के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। रुधिर वाहिनियां या रुधिर वाहिकाएं, इनके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद है रुधिर। तीसरा कौन सा है? रुधिर। रुधिर को हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं, या पिछला जो टॉपिक था वो कौन सा था हमारा? ब्लड। तो आज क्या पढ़ेंगे? रुधिर और रुधिर वाहिकाएं। यानी परिसंचरण तंत्र के कितने घटक हैं? 3। कौन कौन से? हृदय, रुधिर वाहिकाएं और रुधिर। ठीक है, अब देखेंगे, अब रुधिर वाहिकाएं देखेंगे। वाहिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। कोशिकाएं नहीं, केशिकाएं। ठीक है, पहले में धमनियां देखेंगे। धमनियां क्या होती हैं? धमनियां देखेंगे। धमनियां होती क्या है? इनकी जो दीवार होती है वो कैसी होती है? मोटी।
दीवार कैसी होती है? मोटी। धमनियों की दीवार मोटी होती है, मजबूत होती है और लचीली होती है। क्यों लचीली होती है? क्योंकि इनमें रक्त का जो दाब है वो बहुत अधिक होता है। जब इनमें दाब पड़े तो ये फटने का इनमें डर ना रहे, इसलिए इनकी दीवारें मोटी होती हैं। इनका रंग कैसा होता है? लाल। इनका रंग होता है लाल। इनमें दाब अभी मैंने बताया था, इनका जो दाब था वो बहुत अधिक था। अब एक अंतर देखिएगा, इनमें जो दाब था वो बहुत ज्यादा था, सिराओं में दाब कम होता है। दोनों में अगर आपको धमनी और सिरा में अंतर लिखने को आए तो आप सबसे पहला अंतर लिखेंगे, इसकी दीवार मोटी, सिरा की दीवार पतली। ठीक है, ये मजबूत होती हैं और ये मजबूत नहीं होती हैं, ये लचीली होती हैं और ये लचीली नहीं होती हैं। ठीक है, इसका रंग गहरा लाल, इसका रंग लाल। इसका गहरा लाल क्यों होता है? क्योंकि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है। किनमें बहता है? शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है। एक और अंतर है, इनमें बाल्ब अनुपस्थित होते हैं और इनमें बाल्ब उपस्थित होते हैं। क्यों? धमनियों में बाल्ब अनुपस्थित होते हैं क्योंकि इनमें दाब जो है रक्त का बहुत ज्यादा होता है। रक्त दाब बहुत ज्यादा होने के कारण इनमें जो ब्लड है वो एक बार जब इनमें बहता है तो वापस आने की चांस कम रहते हैं, संभावना कम रहती है, क्योंकि इनमें प्रेशर बहुत ज्यादा है, यानी दाब बहुत ज्यादा है, तो इनमें बाल्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए इनमें बाल अनुपस्थित होते हैं। सॉरी, सिराओं में देखेंगे, सिराओं में बाल्ब उपस्थित होते हैं। क्यों? इनमें दाब बहुत कम होता है। अब दाब कम होने के कारण इनमें संभावना रहती है कि ब्लड जब इनमें बहेगा तो वो वापस लौट ना जाए, इसीलिए इनमें जगह जगह बाल्ब अनुपस्थित होते हैं ताकि रुधिर वापस ना जा पाए, और ये बाल्ब जरूरत पड़ने पर बंद हो जाते हैं ताकि रुधिर वापस नहीं जा पाता। इतना क्लियर हो गया? अब एक चीज और बता दें, धमनी जो है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। कैसा? शुद्ध। और सिर्फ एक धमनी ऐसी है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी। ठीक है, बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और पल्मोनरी धमनी एक ऐसी धमनी है जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी को हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, आगे देखेंगे सिराओं में। सिराओं में देखेंगे, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा? अशुद्ध। पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा। ठीक है, इसमें कैसा रक्त बहता है? शुद्ध। पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, यानी फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध। ठीक है, शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है लेकिन पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। इसका भी नाम हिंदी में क्या होगा? फुफ्फुसीय शिरा। ठीक, क्लियर हो गया? केशिका देखेंगे, केशिका क्या होती है? पहले एक चीज और समझ लीजिए, धमनी जो है, धमनियां जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं और ये महीन शाखाओं में बंटती हैं, धमनियां महीन शाखाओं में बंटने के बाद जो महीन शाखाएं हैं उनका नाम हो जाता है धमनिका। क्या नाम हो जाता है? धमनिका। अब ये धमनिकाएं भी आगे चलकर और महीन, मतलब एक धमनिका आगे चलकर 100 कम से कम शाखाओं में बंट जाती है, उनको क्या बोला जाता है? केशिका। ठीक है, धमनी पहले एक बार शाखाओं में बंटती है तो उसका नाम धमनिका, धमनिका जब शाखाओं में बंटती है तो उसका नाम
केशिका। केशिका का कार्य है ऊतकों तक रक्त को पहुंचाना, ऊतकों तक रक्त को पहुंचाना। अब इसको देख लीजिए, दीवार इसकी कैसी होती है, बहुत पतली, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महीन होती हैं, इनकी दीवार बहुत पतली होती है, इनमें भी वाल्व अनुपस्थित होते हैं और ये सबसे सूक्ष्म रक्त वाहिनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आएगा सबसे सूक्ष्म रक्त वाहिनी कौन सी है, तो केशिका। धमनी, शिरा और केशिका तक आपको क्लियर हुआ। हृदय देखेंगे। अब अभी आपको हमने प्रसंचरण तंत्र के 3 घटक बताए थे। पहला हृदय, दूसरा रक्त वाहिकाएं, तीसरा रुधिर या रक्त। ठीक है, रक्त को हम बता चुके हैं, वाहिकाएं भी आपने हो पढ़ ली। अब एक टॉपिक आपका बचा है हृदय। कौन सा बचा है, हृदय। हृदय को देख लेंगे। हृदय का रंग कैसा होता है, गुलाबी। हृदय का रंग गुलाबी और ये पेशीय अंग है, यानी मांसपेशियों का बना हुआ अंग है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेशीय अंग। पेशीय अंग बोलते हैं। इसका रंग गुलाबी होता है। आकार कैसा होता है इसका, मुट्ठी के आकार का, मुट्ठी के आकार का, और इसका साइज भी लगभग इतना ही बड़ा होता है जितनी एक इंसान की मुट्ठी होती है। ठीक है, इसका आकार मुट्ठी के आकार का। इसका वजन देखेंगे, वजन इसका 320 ग्राम। हृदय का वजन 320 ग्राम। मेल में ये जो वजन हमने बताया ये किसमें है, मेल, पुरुष में होता है। महिला में इसका वजन 255 ग्राम, 255 ग्राम। लंबाई कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। हृदय के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसका नाम है पेरिकार्डियम। क्या नाम है, पेरिकार्डियम। फेफड़ों के ऊपर भी एक आवरण पाया जाता था जिसका नाम था प्लूरा। इसको ध्यान रखिएगा, फेफड़ों के ऊपर के आवरण को प्लूरा, हृदय के ऊपर के आवरण को पेरिकार्डियम। इसमें जो गुहा होती है हृदय में उसको बोला जाता है पेरिकार्डियल गुहा, पेरिकार्डियल गुहा। ठीक है, रुधिर की संरचना देख लेते हैं। रुधिर की संरचना और इसकी क्रिया विधि दोनों को समझ लेते हैं। ठीक है, हृदय के कितने वेश्म होते हैं, 4 वेश्म होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, पहला जो है ऊपर वाले को कहते हैं दाया अलिंद, ऊपर वाले अलिंद, इधर वाला दाया अलिंद, इधर वाला बाया अलिंद। नीचे वाले 2 निलय होते हैं। नीचे का जो इधर वाला भाग है इसको बोलते हैं दाया निलय, इधर वाले को बोलते हैं बाया निलय। हृदय में कितने वेश्म, 4 वेश्म। मानव का हृदय है चतुर्वेश्मी होता है। कितने वेश्मी, चतुर्वेश्मी होता है। चारों के नाम है, एक 2 अलिंद होते हैं, एक दाया अलिंद, एक बाया अलिंद, 2 निलय, एक दाया निलय और एक बाया निलय। ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखिएगा इसमें किस तरह से इसकी क्रिया विधि कैसे होती है। हृदय के नीचे के जो अंग हैं, हृदय के नीचे के जो अंग हैं उनसे रक्त, अशुद्ध वाला जो रक्त है, किसके माध्यम से, शिराओं के माध्यम से इकट्ठा होकर निम्न महाशिरा में जाता है। निम्न महाशिरा से ये होता हुआ किसमें जाता है, दाएं
दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में, ठीक है। निम्न महाशिरा से नीचे के अंगों का रक्त इकट्ठा होकर अशुद्ध रक्त जो है किसमें चला जाता है, दाएं अलिंद में। ये ऊपर की है, इसे बोलते हैं उच्च महाशिरा। उच्च महाशिरा से हृदय के ऊपरी अंगों का जो अशुद्ध रक्त है वो इकट्ठा होकर शिराओं के माध्यम से इकट्ठा होकर किसमें आता है, उच्च महाशिराओं में, उच्च महाशिरा में, और उच्च महाशिरा से दाएं अलिंद में जाकर इकट्ठा होता है। अब इसमें जब रक्त भर जाता है, दाएं अलिंद में जब रक्त भर जाता है तो ये क्या करता है, दायां अलिंद सिकुड़ता है और सारा रक्त इन वाल्व के माध्यम से दाएं निलय में इकट्ठा हो जाता है। ये जो वाल्व हैं यहाँ पर, ये वाल्व हैं, इनका क्या नाम है, ट्राइकप्सिड वाल्व, या हिंदी में बोलते हैं तिरबलीय कपाट, तिरबलीय कपाट, ठीक है। जब यहाँ पर दाएं निलय में रक्त भर जाता है, अब दायां निलय पिचकता है यानी सिकुड़ता है, तब ये सारा रक्त पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी, इंग्लिश में पल्मोनरी आर्टरी, या हिंदी में इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। इसमें रक्त कैसा है, अशुद्ध। धमनी जब पढ़ाई थी तब बताया था कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक धमनी है फुफ्फुसीय धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अब ये रक्त यहां से इकट्ठा होकर फुफ्फुसीय धमनी से होता हुआ फेफड़ों में जाता है। इधर वाले फेफड़े में, बाएं वाले फेफड़े में बाईं फुफ्फुसीय धमनी से, इधर वाले फेफड़े में दाईं फुफ्फुसीय धमनी से, ठीक है। दाईं फुफ्फुसीय धमनी से रक्त कहाँ जाता है, फेफड़ों में। अब ये सारा रक्त फेफड़ों में जब जाता है तो श्वसन की क्रिया जब स्टार्ट होती है, श्वसन की क्रिया के दौरान जो हम ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं, वो ऑक्सीजन गैस इस ब्लड में मिल जाती है। कौन सी एक स्ट्रक्चर थी, कूपिकाएं। कूपिकाओं के द्वारा वो ऑक्सीजन गैस अब ब्लड में मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कूपिकाओं में छूट जाती है। यानी जो गैसों का आदान प्रदान या गैसीय विनिमय होता है वो कहाँ पर होता है, कूपिकाओं में। वहां पर जो रक्त था अब वो शुद्ध हो चुका है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन गैस मिल गई है। शुद्ध रक्त को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। अब ये जो ब्लड है शुद्ध वाला, अब ये फेफड़ों से वापस फिर से हृदय में आता है। किसके माध्यम से आता है, पल्मोनरी शिरा, हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त बहता है और बाकी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। ये दो शिराएं बनी हुई हैं जिनको बोला जाता है फुफ्फुसीय शिरा, और इधर वाले दाएं फेफड़े से इन दोनों से आता है और बाएं फेफड़ों से इधर वाली फुफ्फुसीय शिरा से रक्त हृदय में आता है। अब ये दोनों जब आता, ये दोनों साइड की शिराएं हैं फुफ्फुसीय, ये रक्त को लाकर बाएं अलिंद में इकट्ठा करती हैं। ये जो दिख रहे हैं बाएं अलिंद में इकट्ठा करती हैं। अब ये बाएं अलिंद में जब रक्त भर जाता है फिर क्या होता है, ये वाला जब बायां अलिंद सिकुड़ जाता है तब ये सारा रक्त आकर बाएं निलय में इकट्ठा हो जाता है। बाएं निलय में इकट्ठा हो जाता है। अब क्या होता है, बायां निलय जब सिकुड़ता है तो ये सारा रक्त आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब ये जो दिख रही हैं जिसका नाम है आयोर्टा, क्या नाम है, आयोर्टा, यानी महाधमनी, महाधमनी,
धमनी। अब ये महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में वितरित कर दिया जाता है। इतना क्लियर हो गया? हाँ यहाँ पर होती, इसमें बनी नहीं। इतना आपको हो गया क्लियर? आगे देखेंगे। एक चीज बाल्ब आपको याद रखने हैं, दाएं अलिंद और दाएं निलय के जो बीच में कपाट होते हैं उनको बोलते हैं त्रिबलीय कपाट। बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में जो कपाट होते हैं द्विबलीय कपाट। ठीक है। ऊपर देखिएगा, इसमें आपको ये छिद्र दिख रहे हैं। ठीक, ये नीचे वाले से रक्त को इसने इकट्ठा किया है और इसने ऊपर वाले से, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, आकर किसमें, दाएं अलिंद में इकट्ठा हुआ। दाएं अलिंद में आने के बाद ब्लड कहाँ गया, दाएं निलय में। दाएं निलय के बाद कहाँ जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी में। फुफ्फुसीय धमनी से ये ब्लड कहाँ चला गया, फेफड़ों में। अब फेफड़ों के बाद फेफड़ों में शुद्ध हो गया। अब ये वापस जब आएगा तो फुफ्फुसीय सिरा के माध्यम से किसमें आएगा, बाएं अलिंद में। अब ये बाएं निलय के बाद ब्लड कहाँ जाता है, बाएं निलय में। बाएं निलय के बाद किसमें जाता है, महाधमनी में। अब ये महाधमनी से पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, मानव का जो हृदय है या परिसंचरण तंत्र है, इसको बोला जाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि वही ब्लड हृदय में दो बार आता है। एक बार आता है तो अशुद्ध होता है और दोबारा से जब आता है तो शुद्ध होकर आता है। यानी एक ही बार का जो रक्त है वो दो बार चक्कर लगाता है हृदय में, इसलिए इसको बोला जाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्लियर हो गया इतना? अब देखिएगा लसिका क्या होती है। लसिका जानते हैं, लसिका तंत्र। लसिका तंत्र क्या होता है, आपको ब्लड का जब संगठन बताया था, यानी रक्त का जब संगठन बताया था, कंपोजिशन ऑफ ब्लड बताया था, तो उसमें क्या क्या चीजें थी, प्लाज्मा, रक्त कणिकाएं थी। कितने प्रकार की थी, 3 प्रकार की। प्लेटलेट्स थे, WBC थी और RBC थी। तो अब देखिएगा ये भी है ब्लड ही। जब ब्लड को छान दिया जाए, उसमें प्लाज्मा हो और केवल WBC हो, तो ऐसे ब्लड को क्या बोलते हैं, लसिका। क्या बोलते हैं, लसिका। और इनसे मिलकर जो तंत्र बनता है, इनके लिए अलग से लसिका वाहिनियां होती हैं। उन लसिका से, लसिका वाहिनियों से मिलकर एक तंत्र बनता है जिसे हम बोलते हैं लसिका तंत्र। और ये बात ध्यान रखेंगे, इनमें RBC अनुपस्थित रहती हैं। इनमें RBC अनुपस्थित रहती हैं, यानी जो लसिका है वो रंगहीन होती हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बच्चों?